कल अपन लोग प्रायद्वीप पठार के लास्ट में चल रहे थे, इसका लास्ट पार्ट था पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच में अंतर देखना। तो अपन पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच में अंतर देख रहे थे कि पश्चिमी घाट तो तापी नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है और आपका पूर्वी घाट है वो महानदी से नीलगिरी तक विस्तृत है। दोनों का विस्तार देखा। दूसरा पॉइंट देखा कि ये पश्चिमी घाट खंड पर्वत है तो पूर्वी घाट वलित पर्वत है। इसकी ऊंचाई अगर 1300 मीटर औसत तो पूर्वी घाट की 900 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आरामकोंडा। कौन से की? पूर्वी घाट की। अब अगर आगे जो भी अंतर है वो और देखते हैं इनके बीच में भाई। बाकी के देखते हैं इनमें डिफरेंस जो भी है पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच में। अगला पॉइंट देखते हैं भाई कितने अंतर हो गए दोनों के बीच में। 5 हो गए क्या? 4 अंतर। 5वां देखते हैं भाई। ये वाला जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट पूरा का पूरा सतत है, जबकि सॉरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है? ऊपर कहां से? महानदी से गोदावरी तक तो सतत है, बाकी नदियों द्वारा कटा छटा है। ठीक है, तो इसके अंदर देख लेते क्या है। पश्चिमी घाट सतत पर्वतमाला है। और पूर्वी घाट के बारे में देखें तो मैंने बताया था पूर्वी घाट आपके कहां से? महानदी से गोदावरी तक तो सतत है और बाद में नदियों के द्वारा अपरजित कर रखा है इसको पूरे को। तो क्या है भाई? पूर्वी घाट महानदी से गोदावरी तक तो सतत है, महानदी से गोदावरी तक सतत है, बाद में नदियों द्वारा अपरदित है। अपरदित मतलब यहां अपर्दन है, जो भी कंकड़ पत्थर मिट्टी हो किसके द्वारा बहा के ले जाई जाती है? नदियों के द्वारा, जिसके कारण ये पूरा जो पर्वत है वो सतत लगातार नहीं है, बीच में से तटा छटा है। और उसके बाद में छठा पॉइंट देखें। छठे पॉइंट में इधर वाला भाग है जो दक्षिणी, उसके अंदर तो मुख्य मानसून आता है। क्या है? ऊंचाई है अधिक, जिसके कारण यहाँ वर्षा भी क्या होती है? सर्वाधिक। और इधर वाला ऊंचाई कम है, जिसके कारण यहाँ वर्षा भी कम होती है। कौन से में? पूर्वी घाट के अंदर। मानसून की दिशा में क्या है? मानसून की दिशा व अधिक ऊंचाई के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है इधर वाले भाग में। अब उधर वाले भाग में देखें भाई, अपना भारत का मानसून आता है तो इधर नीचे वाली तरफ से आता है भारत का मुख्य मानसून, जिसका नाम क्या है भाई? भारत के मानसून का दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या नाम है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। वो आता है तो वो 2 शाखाओं में आता है भैया आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जलवायु वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। एक तो आता है अरब सागर की शाखा में और एक ऊपर की तरफ किस शाखा में जाता है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये अरब सागर की शाखा है, ये मुख्य मानसून है। ये कितना है? इस टोटल मानसून का कितना परसेंट है भाई? आपके जो मानसून आता है उसका 60 to 75% किसका है भाई? इधर से जो मानसून आता है उसका 60 to 70% मानसून तो जाता है अरब सागर से, और बचा जो 35 या 30% है वो किससे जाता है भैया? आपके बंगाल की खाड़ी से। 2 भागों में। तो सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा करता है? अरब सागर। और इधर वाला घाट कौन सा है अरब सागर की तरफ? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट की अधिक ऊंचाई और मानसून की दिशा में होने के कारण वर्षा भी क्या होगी? अधिक। और ये वाला है, इसमें क्या है? कम ऊंचाई व मानसून की दिशा में नहीं होने के कारण देखो इससे कंपैरिजन कम वर्षा होती है। पूरे भारत की कंपैरिजन कम वर्षा नहीं होती है। यहाँ पर पश्चिमी घाट के कंपैरिजन किस में कम वर्षा होती है? पूर्वी घाट में। तो कम होने के कारण पश्चिमी घाट की तुलना में कम वर्षा,
पश्चिमी घाट की तुलना में कम वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? 25 सेंटीमीटर से भी कम। कौन सी जगह है भारत में सबसे कम वर्षा वाली? पश्चिमी घाट। कौन सा भाई? आपके पश्चिमी घाट, जहां भारत की क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है भाई पश्चिमी घाट के अंदर। आ गया समझ में? सॉरी, पश्चिमी घाट है, इसमें अधिक वर्षा, इसमें क्या है भाई? इसके कंपैरिजन कम। और जैसलमेर का जो मरुस्थल है वहां पर सबसे कम वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर। गलती से निकल गया, पश्चिमी घाट है होती का है, सबसे कम वर्षा भारत में होती है जैसलमेर की तरफ 25 सेंटीमीटर से भी कम, जिसे मरुस्थली बोलते हैं। भारत के मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से भी कम। और पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा क्योंकि ये मानसून की दिशा में है, और पूर्वी घाट में इसकी तुलना में कम वर्षा होती है। आ गया समझ में? अब आगे देखते हैं इस वाले और इस वाले में। भाई इधर वर्षा अधिक है तो वनस्पति भी ज्यादा पाई जाती है, और वनस्पति ज्यादा पाई जाती है जिसके कारण ये वाला हिस्सा किस में आता है? यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या है? अधिक वर्षा के कारण, अधिक वर्षा के कारण, अधिक वर्षा के कारण यहां उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं भाई। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से होते हैं? वो वन जो सदाई हरे भरे रहते हैं, जहां पतझड़ नहीं होता। ये जो पश्चिमी घाट है इसके वन सदाई क्या रहते हैं भाई? हरे भरे रहते हैं, यहाँ पतझड़ नहीं होता। अब चलते अपन किस घाट में? इधर वाले में, पूर्वी घाट। यहाँ इसकी तुलना में कम वर्षा होती है तो यहाँ पर सदाबहार वन नहीं पाए जाते। यहाँ कौन सी पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। कौन से? पतझड़, जहां पत्ते झड़ते हैं। नाम से समझ में आ रहा है। तो क्या है? यहां तुलना में कम वर्षा के कारण, कम वर्षा के कारण उष्ण कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं भाई। पतझड़, पतझड़ वन पाए जाते हैं भाई। आपके पश्चिमी घाट है वहां तो अधिक वर्षा के कारण सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहां क्या होता है? पतझड़ की सीजन नहीं आती, यहाँ हमेशा ही जितने भी वन है वो सदा ही हरे भरे रहते हैं। इधर वाली जगह है यहाँ पर कम वर्षा के कारण क्या रहते हैं भाई? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं भाई अंतर इनमें। आगे वाले अंतरों में देखें, आपको पता है भाई पश्चिमी घाट है वो भी किस में शामिल है? जैव विविधता में। और पूर्वी घाट भी जैव विविधता में। तो इन दोनों की एक समानता है, वो समानता भी लिखेंगे अपन लोग। क्या है भाई? ये जो पश्चिमी घाट है आपका, ये भी किस में शामिल है भाई? आपके पश्चिमी घाट अधिक जैव विविधता के कारण, अधिक जैव विविधता के कारण जैव विविधता तप्त स्थलों में शामिल है। तप्त स्थलों में शामिल है भाई, तप्त स्थलों में शामिल है भाई इधर वाला। अब पूर्वी की तरफ चलते हैं भाई। पूर्वी घाट की क्या है? इन दोनों में ये वाले समानता ही है। पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों भारत के किस में शामिल कर रखे हैं? जैव विविधता तप्त स्थलों में। भारत के 4 जगह ऐसी है जो जैव विविधता में शामिल कर रखे हैं। कौन सा? पहला तो पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा इंडो ब्रह्मा क्षेत्र। टोटल 36 जैव विविधता तप्त स्थल है, जिसमें से भारत में कितने हैं? 4, और वो मैंने बता दिए कौन से हैं। तो ये दोनों के दोनों किस में शामिल कर रखे हैं? पूर्वी घाट भी, पूर्वी घाट भी जैव विविधता के कारण, जैव विविधता के कारण किस में शामिल है भाई? जैव विविधता तप्त स्थलों में शामिल है।
सप्त स्थलों में शामिल है इधर वाला। आ गया समझ में? ये होगी दोनों में समानता। अब आगे देखें भाई, पश्चिमी घाट है, इससे बहुत सी नदियों का उद्गम होता है और वो नदियां पूर्वी घाट से होकर क्या है, बहती हैं। पश्चिमी घाट से कृष्णा का, गोदावरी का, इन नदियों का पश्चिमी घाट से तो उद्गम होता है, जाके बहती कौन से घाट में है और कहां जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। आप देखो एक चीज बताऊं, जिस बच्चे को ये नदियां याद है साथ साथ में, उसके फायदा क्या होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, वहां अगला ऑप्शन दे देगा आपको, कृष्णा नदी, पेरियार नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। तो कौन सी नदी नहीं गिरती बंगाली खाड़ी में, पेरियार नदी। किधर गिरती है, अरब सागर के अंदर। शाबाश, पेरियार नदी किधर गिरती है, अरब सागर में। इसी के अलावा उसने ये बोल दिया, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर के अंदर बहती है, उसने दे दिया कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेन्नरू नदी और माही नदी। तो निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी, चार ऑप्शन दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ना। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, चार ऑप्शन देख लेना, कृष्णा नदी, पेन्नरू नदी, उसके बाद में गोदावरी नदी और एक और नदी है आपका चौथा, माही नदी। कौन सी गिरती है भाई आपके, माही नदी। पेन्नरू नदी किसमें गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। पेरियार नदी किसमें गिरती है, अरब सागर में। दोनों नाम एक से ही हैं, पेरियार पेन्नरू, बट पेन्नरू तो गिरती है किधर, बंगाल की खाड़ी में, और पेरियार अरब सागर में। कृष्णा और दो ऑप्शन कौन से थे, गोदावरी, वो भी किधर गिरती है, बंगाली खाड़ी में। बच्ची कौन सी, माही। माही नदी कहां गिरती है, अरब सागर में। ध्यान रखना, दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो ये वाला था। 9वें में क्या है, यहां से बहुत सी नदियों का उद्गम होता है, बहुत सी नदियों का उद्गम होता है भाई, नदियों का उद्गम होता है। आज भी सूरज निकल रखा है, किसी ने व्रत कर रखा है क्या, व्रत। वैसे बोलते हैं सावन के अंदर, वैसे ये सूरज भगवान का व्रत नहीं करते, क्या पता, बोलते हैं ऐसे, होना था। आज सूरज निकल रखा है, किसी ने व्रत वगैरह कर रहा है तो खोल सकता है, और किसी ने सूरज नहीं देखा है पिछले 10 दिनों से तो देख भी सकता है ना। कई दिनों से आज सूरज दिखा है ना। रास्ता भूल गए थे वो, इतने दिन तो पृथ्वी रास्ता बोलती थी, आज कौन भूल गए थे पिछले 10 दिन से, सूरज भगवान। आज आ गए वापस जगह पे, क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर पर लौटे उसे क्या नहीं कहते, भूला नहीं कहते। आ गए समझ में? तो यहां से कौन सी नदी है, कृष्णा। अरे भाई, जिसमें विटामिन डी की कमी होगी वो जाके ले सकता है, क्योंकि आपको पता है सूर्य अगर लगातार नहीं निकलता है तो बॉडी में किस विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन डी। और विटामिन डी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, और बूढ़े और जवान लोगों में कौन सा होता है, ओस्टियोपोरोसिस नाम से एक रोग होता है, वो किस में होता है, जवानों में, हड्डियों का। और बच्चों में कौन सा होता है, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी के कारण। तो पिछले 10 दिनों से विटामिन डी कम है। जैसे जवान लड़कियों को तो पता नहीं चल रहा है, जो थोड़े बूढ़े वो बोलेंगे भाई हार्ड करड़ करड़ करे, दर्द करे। क्यों, क्योंकि बादलवाई के कारण, एक तो बादलवाई परेशान कर रही है उनको, क्योंकि सूरज नहीं निकल रहा है। विटामिन डी देखो, प्योर विटामिन डी मिलता है तो किससे होता है, इसी से मिलता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती है। उसके अलावा तो अपन दूध भी लेते हैं, दूध भी खाते हैं ना भाई, केले भी खा सकते हैं, पोटेशियम होता है उसके अंदर, अच्छा बॉडी के लिए पोटेशियम होता है। कैल्शियम की और भी बहुत से सोर्स है, बट नेचुरल सोर्स कौन सा है, विटामिन सी। अब एक चीज का ध्यान रखना, तुम अगर दोपहर की तावड़ी खाओगे तो तुम्हारे एक अम्ल विटामिन कम हो जाएगा, कौन सा, विटामिन सी। अरे विटामिन ई भी कम होता है, बट वो बॉडी में वैसे कमी के कारण। विटामिन ई कौन सा होता है, वो सौंदर्य वाला नहीं होता क्या, वो होता है विटामिन ई, जो गोरा बनाता आदमी को ना जी। विटामिन जो आप लोग जहां भी देखते हो मेडिसिन में कि ये दवाई खाइए, टेबलेट खाइए, ये ड्रग लगाइए, खाइए, इनसे आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी, तो उनमें कौन सा विटामिन यूज होता है, विटामिन ई। उसको बोलते हैं क्या है, सौंदर्य वाला विटामिन। विटामिन सी ऐसा है, अगर तुम दोपहर की तीखी धूप खाओगे तो वो नष्ट हो जाएगा। कौन सा, एस कार्बिकमल होता है उसमें विटामिन सी। अगर दोपहर की तीखी धूप खाओगे तो विटामिन सी खत्म हो जाएगा। सुबह की मीठी धूप खाओगे तो विटामिन डी बढ़ जाएगा। देख लो, कनेक्टेड है ना आपस में। तभी तो बोलते हैं नमक ज्यादा खाओगे तो बीपी हाई, कम खाया तो बीपी लो। तो हमेशा कौन सी जिंदगी सर्वश्रेष्ठ है, महात्मा बुद्ध कहते हैं सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है, मध्यम मार्ग, बीच वाला मार्ग। ज्यादा उड़ोगे तो पड़ोगे तो टूटोगे ज्यादा, और ज्यादा ही नीचे चलोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। तो मध्यम मार्ग सबसे बढ़िया है, नहीं ज्यादा नहीं कम, बीच वाला सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब कौन सी है, कृष्णा और आगे गोदावरी, इन नदियों का उद्गम होता है। अब इधर वाले भाग में देखें तो इधर वाले भाग में अपन लोग चीज देखेंगे 9वें के अंदर। इस वाले भाग से क्या होता है,
जो पश्चिमी घाट की नदियां वो किधर आकर बहती हैं, पूर्वी घाट से बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। तो लिख देंगे यहां से पश्चिमी घाट की नदियां, पश्चिमी घाट की नदियां बहकर कहां गिरती है जाकर, बंगाली खाड़ी में। अब चलो आगे पॉइंट देखते हैं भाई, अब लास्ट पॉइंट बचा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई। लास्ट पॉइंट है भाई ये जो आपका कौन सा इधर पश्चिमी घाट, इस पश्चिमी घाट है, इसको हम बाई डायग्राम समझ लेते हैं, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। इस पश्चिमी घाट है, इसकी चौड़ाई तो कम है वैसे, बट लंबाई, डायग्राम से दिख रहा है इसकी लंबाई अधिक और चौड़ाई कम है, इस वाले घाट की लंबाई तो कम है, चौड़ाई अधिक। तो यही पॉइंट है, लास्ट फाइनल पॉइंट इसका क्या है कि पश्चिमी घाट की लंबाई अधिक है बट चौड़ाई कम है। यही पॉइंट है लास्ट में। कितना नंबर पॉइंट है भाई, 10 नंबर। लास्ट 10वां पॉइंट क्या है भाई आपके, पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की लंबाई अधिक, लंबाई अधिक व चौड़ाई कम है, चौड़ाई कम है। वैसे लिखाने को तो 11 पॉइंट वापस लिखा सकता हूं कि पश्चिमी घाट में क्या है, बहुत सी झीलें हैं, जलप्रपात है, जिनका उपयोग अपन बिजली बनाने के लिए करते हैं, और पूर्वी घाट में क्या है, डेल्टा क्षेत्र है, जिसका अपन उपयोग किसमें करते हैं, नौकायान में। दोनों कर सकते हैं, बट वो अपना पश्चिमी और पूर्वी तट में भी लिखा हुआ, तो बारी बारी में लिखने की जरूरत नहीं है। इस वाले में लिखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, पूर्वी घाट की लंबाई कम व चौड़ाई अधिक है, व चौड़ाई अधिक है। ये आपका पश्चिमी और पूर्वी घाट कंप्लीट है, दोनों में कंपैरिजन हो गया। इसके बाद में अपन करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य बातें या उपयोग, उसके क्या उपयोग है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही भाग है, तो यहाँ पर कोयला खनिज जो भी पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप कल वाले तो अंतर किस किसने लिख लिए थे अभी, सारे ये कल लिख लिए थे सारे अंतर। अब 1 मिनट रुको, सारे मेरे साथ में अंतर लिखना स्टार्ट कर दो भाई, सारे के सारे लिख लो अंतर। ये डिफरेंस लिख लो सारे के सारे। लिखते जाओ भाई, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं उसको भी ध्यान रखना भाई साथ में। एक मिनट रुकिए आप, थोड़ा सा इसको अच्छे से मैनेज कर दिया जाए, बाद में आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत कम होगी, वरना कई बच्चों के मिक्स ना हो जाए। नोवा हो ही गया, लास्ट फाइनल है 10वां। ये लो भाई, यहां तो सबने कर ही लिया, अब लिख लो भाई इसको, लिख लो इस वाले को। देखो भाई आगे देखते हैं। अब लास्ट पॉइंट बचा है अपना क्या, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व है। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व है। इसका क्या महत्व है भाई, अपने लिए क्या क्या उपयोगी है यहाँ की चीजें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व है, क्या क्या महत्व है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो ये मेरे को बताओ, मैंने शुरू में प्रायद्वीपीय पठार स्टार्ट करते बताया था आपको, ये कौन से पर्वत का या किसका भाग है भाई, अपने कौन का, गोंडवाना लैंड। शाबाश भाई, ये किसका भाग है, यह गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका, गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके बारे में और चीज करें तो
तो गोंडवाना लैंड में जो कोयला पाया जाता है उसका अधिकतर भाग कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना लैंड का कोयला आपके प्रायद्वीपीय पठार में। दूसरी चीज, क्योंकि अपने पठारीय प्रदेश पढ़ा तो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अपने सब पठारों में पढ़ा है अपन। जैसे छोटा नागपुर का पठार पढ़ा अपन लोगों ने, वहां भी पढ़ा। यहाँ पर किसकी खानें पाई जाती है भाई? लोहे की। अपन ने एक चीज पढ़ा, और पीछे दंड गौरने का पठार वहां भी पढ़ा कि यहाँ पर क्या है, उड़ीसा में तो कौन सा किसके नाम से जाना जाता है? बस्तर का पठार। और छत्तीसगढ़ में किसके नाम से जाना जाता है इसको? सॉरी, उड़ीसा में तो जाना जाता है कालाहांडी, और छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार के नाम से। तो जो आपके छत्तीसगढ़ में था वहां बस्तर किसके लिए था भाई? कोयले की खानों के लिए। किसके? बॉक्साइट और लोहे, इसकी अलग अलग खानें थी। तो कोयले की खानें और भी जगह पर ने पड़ी। तो अपना प्रायद्वीपीय पठार है वो किसके लिए उपयोग किया? कहता है कोयले के लिए, क्योंकि ये गोंडवाना टाइप का भाग है। तो यहाँ किसका क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। तो क्या है? गोंडवाना का भाग होने के कारण यहां गोंडवाना कोयला पाया जाता है। क्या है? गोंडवाना, ये टाइप का कोयला होता है, गोंडवाना कोयला पाया जाता है। अब आप मेरे को ये बताओ, मैं प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाया है, उसमें मैंने 10 पठार पढ़ाए थे, कौन से कोई बता सकता है मेरे को एक एक करके? पहला पढ़ाया था मैंने कौन सा? मेवाड़ का, मध्य भारत का, फिर बुंदेलखंड का, मालवा का, बघेलखंड का, दंडकौरने का, करबी आंगलों का, छोटा नागपुर का, मेघालय का, दक्कन का। 10 पठार पढ़ाए थे। इनमें मैंने अधिकतर पठारों में आपको खनिज पदार्थ बताए थे, कौन से पाए जाते हैं। तो आपका जो ये पठारी प्रदेश खनिजों के लिए भी उपयोगी है। तो यहाँ मुख्यतः खनिज कौन से थे? यहाँ मुख्यतः खनिज अरावली पर्वतमाला में भी कराया था। यहाँ पर लोहा, सीसा, जस्ता व तांबा जैसे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसका कैसे कैसे खनिज पाए जाते हैं भाई? आपके लोहा, सीसा, जस्ता, तांबा। कहीं पर आपने वो भी पढ़ा था क्या? यूरेनियम। कौन सा पठार में पढ़ा था? कोई बता सकता है यूरेनियम किस पठार में पढ़ाया था? अरे मेघालय के पठार में यूरेनियम। तो यहां पर क्या है, इस प्रकार के क्या खनिज पाए जाते हैं? लोहा, सीसा, जस्ता, तांबा और यूरेनियम क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? इस प्रकार के खनिज। एक और पढ़ाया था मैंने आपको, किसके लिए प्रसिद्ध था भाई? आपका जो मुख्यतः छत्तीसगढ़ था, बॉक्साइट की खान। और बॉक्साइट की प्रसिद्ध खान कौन सी थी वहां पर? कौन सी? दिल्ली बुलारी की खान। कौन सी? दिल्ली बुलारी की खान। उड़ीसा के अंदर मैंने बताया था कोयले की बहुत सी खानें, सॉरी लोहे की। कौन सी? कालाहांडी, कोरापुट और बोलानागरी। पढ़ाया था ना आपको। तो इसके लिए यहां पर एक और कौन सा खनिज बच गया? बॉक्साइट। कौन सा बच गया आपके? बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज। तो ये क्या है? यहाँ पर मुख्यतः खनिज है। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पत्थर भी पाए जाते हैं मुख्यतः। जैसे अरावली की तरफ आपके संगमरमर, चूना पत्थर और ब्लॉक पत्थर। चूना पत्थर कहां पाया जाता है मुख्यतः? आपके विंध्याचल। और बालू पत्थर सतपुड़ा पर्वत के अंदर। तो क्या है, यहां विभिन्न प्रकार के पत्थर भी पाए जाते हैं। जिनमें से कौन से है भाई? आपके संगमरमर। ये अपना मार्बल है ना भाई, यही है वो संगमरमर इसी को कहते हैं। चूना पत्थर और बालू पत्थर। चूना पत्थर और बालू पत्थर ये पाए जाते हैं यहाँ पर। उसके अलावा आगे देखें तो आपने प्रायद्वीप पठार में और क्या क्या पढ़ा मुख्यतः भाई? आपके बताओ। देखें, पश्चिमी और पूर्वी घाट में कोई जरूरी चीजें पढ़ी क्या आपने? यहां पर बताओ जल्दी से। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में जैव विविधता होने के कारण इन्हें किस में शामिल कर रखा है भाई? जैव विविधता तत्व स्थलों में। तो वो बात ये लिख देते हैं यहां पर कि यहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या है? जैव विविधता पाई जाती है।
पाई जाती है भाई। आपके उत्तरी भारत में भी पाई जाती है कि जैव विविधता? कहाँ पाई जाती है जैव विविधता? पश्चिमी और पूर्वी घाट में। बस उत्तरी भारत के अंदर हिमालय की तरफ सिर्फ एक ही भाग पढ़ा था अपन ने, कौन सा? पूर्वांचल का। और उस पूर्वांचल में अपन ने पढ़ा था यहाँ के इंडो ब्रह्मा क्षेत्र, किसमें शामिल है आपका? जैव विविधता तत्व स्थलों में। उसके अलावा दक्षिणी भारत में भारत की भूमि से अलग होकर अपना एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, वो भी जैव विविधता में शामिल है। और यहाँ भी क्या है? जैव विविधता। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था इसके अंदर कि यहाँ जो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर नदियों के द्वारा क्या होता है? बहुत से झरने, उन झरनों के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है भाई? विद्युत का। तो विद्युत के उपयोग में भी आते हैं। क्या है? यहाँ की नदियां, यहाँ की नदियां झरनों का निर्माण, कोष्टक में जलप्रपात, झरनों का निर्माण करती हैं। सॉरी, एक मिनट। झरनों का निर्माण करती हैं, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। विद्युत उत्पादन में किया जाता है। अब मेरे को और बताओ आप भाई, यहाँ लावा पाया जाता था ना भाई, मालवा में भी पढ़ा था, यहाँ पर लावा पाया जाता है मुख्यतः। तो उस लावा के द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण होता था? काली मिट्टी। और अपन ने दक्कन के पठार में पढ़ा था कि यहाँ पर लावा क्षेत्र पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो वो किसका मुख्य क्षेत्र था? दक्कन का पठार, कपास युक्त क्षेत्र था उत्पादन। तो यहाँ पर लावा के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिससे किसका निर्माण होता है? आपके कपास की खेती की जाती है। तो कपास भी होता है ना भाई यहाँ पर। तो वो बात और लिख देते हैं यहाँ पर। क्या है कि प्रायद्वीप पठार में लावा के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका? काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं भाई? जिसका उपयोग कपास की खेती में किया जाता है। कपास की खेती में किया जाता है। आ गया समझ में? तो ये क्या है आपके प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य बातें। इस वाले भाग में अपन ने पढ़ा था एक जगह यहाँ चाय की रोपण कृषि भी की जाती है। किसमें पढ़ा था अपन लोगों ने? यहाँ पर चाय की रोपण कृषि की जाती है, नीलगिरी पर्वत था आपके, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है? यहाँ चाय की रोपण कृषि। एक पढ़ा था अपन ने मध्य सह्याद्री में चाय की रोपण कृषि, व मध्य सह्याद्री वाले भाग में पढ़ा था अपन ने यहाँ पर बाबा बदून की पहाड़ियां, वहां पर कॉफी की कौन सी कृषि की जाती है? कहवा कृषि। यहाँ चाय की रोपण कृषि व कॉफी की कहवा कृषि की जाती है। कहवा कृषि की जाती है। अपन ने पढ़ा था भाई मध्य सह्याद्री में कि है कहां से कहां तक है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीलगिरी तक फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, जो किसके लिए फेमस है? लोहा इसके भंडार के लिए। यहाँ बाबा बदून की पहाड़ियां हैं, जो क्या है? कॉफी की कहवा कृषि के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ मैंने बताया था नोट के रूप में, ब्राजील में कॉफी के बड़े मैदानों को फजेंडो कहते हैं। तो यह आपका प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट है। इसी के साथ भारत का भौतिक विभाजन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पर कौन सा? आपको है तंत्र। आज बहुत दिन हो गए, कम से कम भी 24 से 25 क्लास हो गई आपकी पूरी। चलो भाई, प्रायद्वीप पठार का महत्व है, लिख लो इसको ऐसा कैसा।